हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम बिना दशमलव वाली संख्याओं को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक होता क्या है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच की बिना दशमलव वाली सभी संख्याएं। कौन सी? बिना दशमलव वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक। तो यहाँ देखो, हम बनाते हैं आप लोगों को। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की सभी बिना दशमलव वाली संख्याएं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सभी बिना दशमलव वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, इसी प्रकार ये माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक। अब यहाँ देखो अच्छे से, इनको कहेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब यहाँ देखो अच्छे से, ये अपना है ऋणात्मक इंटीजर। क्या है? ये इधर है ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर्स। यहाँ अच्छे से देखो, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं इन्हें ही प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं, या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, जो धनात्मक पूर्णांक है उन्हें ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। यहाँ अच्छे से देखो आप लोग, प्राकृत संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब अच्छे से देखो, यहाँ अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर दें तो उसे कहते हैं होल नंबर, या फिर इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। हमने क्या बताया आप लोगों को, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने पर बनी संख्या का संग्रह, संख्या का संग्रह क्या कहलाएगा? होल नंबर्स, जिन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सबसे पहले देखेंगे हम विषम संख्याएं। विषम संख्याओं, सम संख्याओं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको अच्छे से देखो कैसे पूछेगा। यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इंग्लिश में कहेंगे ऑड नंबर। क्या कहेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें ही विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, उन्हें ही विषम संख्याएं कहते हैं। यहाँ अच्छे से देखो, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि 2 से विभाजित ये नहीं होता है, फिर 2 से विभाजित ये नहीं होता है, फिर 2 से विभाजित ये नहीं होता है। तो अच्छे से देखो, 1 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, आगे 6 छोड़ के कितना आ जाएगा? 7। तो अच्छे से देखोगे तो एक एक अक्षर के डिफरेंस पर हमें क्या मिलती हैं? हमें मिलती है विषम संख्याएं। तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी अपना? 1 धनात्मक वाली। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? इस साइड लिखते हैं, यहाँ अच्छे से देखो, इस साइड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1, उसके बाद 3, फिर अपना आ जाएगा 5, 5 को यहाँ 6 छोड़ो, आगे कितना आ जाएगा? 7, 8 छोड़ो, कितना हो जाएगा? 9। ये सभी क्या हैं? ये सभी धनात्मक सम पूर्णांक हैं या फिर सम संख्याएं हैं। इसे पूर्णांक भी कह सकते हैं, सम संख्याएं। यहाँ पूर्णांक ही लिख देते हैं,
या फिर संख्या लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विषम पूर्णांक, इसे फिर ऑड इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑड इंटीजर। ठीक, अब अच्छे से देखो हमने क्या बताया, एक एक नंबर के डिफरेंस पे है। इसी प्रकार यहाँ अच्छे से देखो, अगर हम यहाँ क्या करें, एक अक्षर छोड़े, जीरो को छोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर -2 छोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा, -4 छोड़ेंगे तो -5 आएगा, फिर -7 आ जाएगा। ये भी क्या है अपनी, ये भी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो कितना आ रहा है? -1, -3, -5, फिर -7, -9, ये सभी हैं विषम संख्याएं। क्या है? विषम पूर्णांक। यहाँ अच्छे से देखो, ये अपनी है धनात्मक, धनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर का, या फिर इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक, इसी प्रकार ये अपनी हो जाएंगी निगेटिव। क्या हो जाएंगी? निगेटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ठीक, ये अपना यहां से, या पॉजिटिव को कहेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, ये धनात्मक, धनात्मक नहीं, ये ऋणात्मक विषम पूर्णांक। ये धनात्मक विषम पूर्णांक, ये ऋणात्मक विषम पूर्णांक। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। क्या पढ़ेंगे हम? सम संख्याएं। ठीक, यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ लिख रहे हैं सम पूर्णांक। सम पूर्णांक, सम पूर्णांक को इंग्लिश में कहेंगे इवन इंटीजर। क्या कहेंगे? इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। ठीक, आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ रखा होगा पहले से ही। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें ही सम पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ अच्छे से देखो, 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? तो 2 से तो 2 विभाजित हो जाएगा, 2 ही का नम 2। ठीक, फिर 2 से 3 से विभाजित नहीं होगा, क्या हो जाएगा ना? 4। तो यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ भी एक एक नंबर के डिफरेंस पर हैं। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, 6 के बाद कितना आ जाएगा? 8। इसी प्रकार यहाँ देखो, एक एक नंबर के डिफरेंस पे हैं। यहाँ अच्छे से देखो, 1 छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, फिर 1 छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -2, -3 छोड़ेंगे तो -4, इसी प्रकार -6। ये सभी क्या है? सम पूर्णांक। सम पूर्णांक। यहाँ पे देखो हम लिखते हैं, यहाँ अपना आ जाएगा 2, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ पे कितना? 0, 0 के बाद -2, माइनस के बाद -4, ये -6, डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या है? अपनी सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक। यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? धनात्मक सम पूर्णांक। क्या लिख देंगे? धनात्मक सम पूर्णांक। ये अपना हो गया है ऋणात्मक सम पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक सम पूर्णांक। ठीक, 0 ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, लेकिन 0 अपना क्या है? 0 एक सम पूर्णांक है। आप लोग नोट करके डाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नोट डाल के लिख लो ये वाली बात। 0 एक सम पूर्णांक, मतलब कि इवन इंटीजर है। ठीक, यहाँ देखो, ये अपना हो गया है सम और विषम। यहाँ देखो, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को पता हो या फिर हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इतने में एग्जाम्पल लेते हैं। हम तुमसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये है अपना 90 टोटल। ये प्राकृत संख्या है। अच्छे देखो, 1 से शुरू तो क्या है? प्राकृत संख्या है। 1 से लेकर 90 तक संख्याएं हैं। हमें ऑड नंबर और इवन नंबर निकालना है। तो अच्छे से देखो, ऑड नंबर क्या हो जाएगा अपना? ऑड नंबर, ऑड नंबर का निकालना है। तो यहाँ देखो, एक एक नंबर के डिफरेंस भी आती हैं, तो मतलब कि 90 टोटल है तो आधी हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 90/2, तो बराबर कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। इसी प्रकार इवन नंबर अगर निकालना है आप लोगों को, तो जितनी सम होगी उतनी ही, जितनी विषम है उतनी ही क्या हो जाएगी? सम। तो ये भी कितना आ जाएगा? 45। इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। अगर यहाँ अच्छे से देखो, अगर ऐसे एक और क्वेश्चन हम दे दें आप लोगों को, जैसे कि यहाँ हम कर दें 87, टोटल कितना है? 87। ठीक, 87 तक ये प्राकृत संख्याएं हैं। हमें बताना है ऑड नंबर और इवन नंबर। क्या बताना है? ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर यहाँ अच्छे से देखो,
जब ऑड नंबर निकालना है तो यहाँ देखो ये 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, 87 + 1 कर देंगे बटे 2। ठीक, ये हो जाएगा अपना 88/2, ये हो जाएगा कितना, 44। ठीक, इसी प्रकार अगर इवन नंबर निकालना है, इवन मतलब कि सम पूर्णांक निकालना है या फिर सम संख्या निकालना है, तो 1 माइनस कर देंगे। टोटल 87 है, -1/2, ये हो जाएगा 86/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 43। तो यहाँ अच्छे से देखो विषम संख्या कितनी है, 43, और नहीं, सम संख्या कितनी है, 43, और विषम संख्या कितनी है, 44। इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इसको रख करके। ठीक, यहाँ अच्छे से देखो, हम आप लोगों को एक फार्मूला बता रहे हैं, यहाँ अच्छे से देखो यहाँ पर। ठीक, अगर तुमसे कहे क्वेश्चन में एनवी विषम संख्या, एनवी विषम संख्या, एनवी विषम संख्या अगर आप लोगों को पूछे तो यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक अगर नहीं कह रहा तो हमें धनात्मक वाली ही निकालना है, धनात्मक वाली ही निकालना है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, जितना पूछे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, 1 माइनस करना है। क्या करना है, 1 माइनस, तो अपना एनवी विषम संख्या आ जाएगी। विषम मतलब कि ऑड नंबर, क्या, ऑड नंबर। अगर इसी प्रकार एनवी सम संख्या पूछे, सम मतलब कि इवन नंबर, सम संख्या पूछे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल 2n कर देना है, मतलब कि n को 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे हम पूछे आप लोगों को, हम पूछे आप लोगों से तीसरी या तीसरी या फिर तीसरवां या फिर तीसरी लिख दे, तीसरी विषम संख्या, विषम संख्या। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमने विषम संख्या है, यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक नहीं करना, तो हमें धनात्मक ही लेना है। तो यहाँ देखो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी, कितना रहा, 5। यहाँ आंसर इससे भी देख सकते हो, क्या करना, तीसरी पूछ रहा है, मतलब कि n = कितना है, 3, तो 2 × 3 - 1। यहाँ अच्छे से देखो ये 6 हो जाएगा, 6 से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। ठीक, इसी प्रकार अगर हमसे पूछता, इसी प्रकार अगर पूछ ले आपसे 82वीं विषम संख्या, विषम संख्या, तो आप लोग अब यहाँ तक लिखने से अच्छा है इसको सीधे सीधे स्ट्रिक से माध्यम से कर सकते हैं, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये -1 कर दें। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 × 8 = 16, 164 - 1 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 163। कितना आ जाएगा, 163। अच्छे से देखो, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ये माइनस कर देंगे, आ जाएगा 163 आ जाएगा। तो 82वीं जो विषम संख्या है कितना है अपना, 163। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें एनवी सम संख्या पूछे तो ये आसान है, केवल डबल कर देना। जैसे 5वीं पूछे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, अगर 10वीं पूछे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। हम तुमसे पूछे चौथी या फिर चारवीं जो सम संख्या है, या फिर मतलब कि चौथी जो सम संख्या है वो हमें बताओ, सम संख्या। तो चौथी सम संख्या कितना हो जाएगा अपना, यहाँ अच्छे से देखो, चौथी सम संख्या ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी, कितना रहा, 8। हमने तो बताया है, बस क्या करना है आप लोगों को, 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो निकालना है वो 2 से इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 8। इसी प्रकार हम जैसे पूछे, ये इसे पूछ ले 82वीं जो सम संख्या है, सम संख्या है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस 82 को 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, आ जाएगा 164। कितना हो जाएगा, 164। ऐसे आप सम संख्या और विषम संख्या निकाल सकते हैं। एक हमने ये बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ आप लोगों को सम विषम से नहीं पूछेगा। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण। तो आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण। तो यहाँ देखो, हम प्राकृतिक संख्याओं को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर, हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य। ये अपना है अभाज्य संख्या, तो ये है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्याएं कर लें, क्या लिख लें, भाज्य संख्याएं, क्योंकि बहुत सारी होती है ना भाज्य, ये अभाज्य संख्याएं, ये अपना हो गया भाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, यहाँ पर हम लिख देंगे 1।
क्या लिख देंगे? एक। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। ठीक, इसको इंग्लिश में कहेंगे नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। मतलब कि वन जो है ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। तो हमें क्या पढ़ना है? मेन चीज यहाँ पढ़ना है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो यहाँ एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्याएं, या फिर सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाज्य, कुछ भी पढ़ लो, यही पढ़ लेते हैं। चलो ठीक। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता है, हम बता देते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड या फिर फैक्टर्स, जिनके केवल 2 फैक्टर्स या फिर 2 गुणनखंड हों, उन्हें ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अथवा में एक और डिफिनेशन लिखते हैं, अथवा में एक डिफिनेशन और लिख लो। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें ही अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। लिखते हैं यहाँ पर हम ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हूं, उन्हें ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ देखो भाज्य संख्या क्या होती है, या फिर यहाँ अच्छे देखो इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर हम अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल आप लोगों को लिख रहे हैं। तो यहाँ देखो लिखते हैं यहाँ पर हम। यहाँ देखो पहली जो अभाज्य संख्या है, यहाँ हमने एक छोड़ दिया है क्योंकि एक का गुणनखंड एक ही होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, तो यहाँ होता है 2। क्या है? 2। अभी एक का हम इसको एग्जाम्पल करके भी दिखाएंगे समझा के। 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 5 है, 5 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 के बाद 11 आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद यहाँ पे 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 23 के बाद 27 नहीं 28, ये 29 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, फिर 31 के बाद 37 हो जाएगा, 37 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 41, क्या आ जाएगा? 41। इस साइड लिख लेते हैं 41 को, ये 41 है, ये 43 है और ये 47 है। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 53, 53 के बाद यहाँ पे 59 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 61 और यहाँ पे हो जाएगा 67, 67 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 71, 71 के बाद आ जाएगा 73, 73 के बाद आ जाएगा 79 और यहाँ अच्छे से देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 83 और 83 के बाद आ जाएगा 89, 89 के बाद आ जाएगा अपना 97, 97 में आ जाएगा 101 ... यहाँ पर हमने कुछ अभाज्य संख्याएं लिख रखी हैं। ठीक, ये सभी अभाज्य संख्या जो हमने लिखी हैं, इनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। कौन कौन से गुणनखंड? यहाँ देखो हमने लिखा है ये केवल जितनी संख्याएं हैं केवल एक और स्वयं से विभाजित होंगी और किसी नंबर से विभाजित नहीं होंगी। ठीक, अब यहाँ देखो हम अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड और भी नियम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखो इनको हम यहाँ देखो यहाँ 25, यहाँ 1 से लेकर 25 के बीच की सभी अभाज्य संख्या अगर आप लोगों से पूछें तो कितनी होगी, यहाँ काउंट कर सकते हो। और 25 से 50 के बीच यहाँ पर काउंट कर सकते हो। 50 से 75 के बीच यहाँ काउंट कर सकते हो। 75 से 100 के बीच यहाँ पर आप लोग काउंट कर सकते हो। तो यहाँ देखो काउंट करके लिख लेते हैं हम लोग। 1 से 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कितनी होगी? 1 से 25 के बाद अभाज्य संख्या कितनी होगी? काउंट करके देखो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होती है? 9। ठीक, अगर तुमसे पूछे 25 से 50 के बीच
25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी होती हैं? 6। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ देखो, अब यहाँ हम कह दें 50 से 75 के बीच, 50 से 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो ये भी कितनी आ जाएंगी? 6। कितनी आ जाएंगी? 6। आप लोग चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसी प्रकार यहाँ 75 से 100 के बीच अगर आप लोगों से कहें कि कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो 75 से 100 के बीच कितनी आती है? टोटल 4। कितनी आती हैं? 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम आप लोगों से कहें कि 100 से 200 के बीच, किससे? 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? और 200 से 300 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ठीक, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 100 से 200 के बीच 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और यहाँ 200 से 300 के बीच 16 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगर आप लोगों से डायरेक्ट कह दे 1 से 50, अगर तुमसे कह दे 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो अच्छे से देखो, 1 से 25 के बीच 9 है, और ये 25 से 50 के बीच 6 है। ठीक, ये कितना हो गया है? 15। कितना हो गया है? 15। तो 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर ऐसे भी पूछ सकता है, 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं। यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ 50 से 100 देखना है। यहाँ देखो, 50 से 75 6 है, 50 से 75 6 है, 75 से 100 कितना है? 4। कितना है? 4। तो ये टोटल कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। अगर अब यहाँ आप लोगों से हम कहें कि 1 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखो, 1 से 100, तो 1 से 50 कितना है? 15। ठीक, और यहाँ अच्छे देखो, 50 से 100 कितना है? 50 से 100 कितना है? 10। कितना है? 10। तो ये टोटल कितना हो गया है? 25। ये कितना हो गया? 25। आप लोग यहाँ पर आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, टोटल कितने निकलेंगे? 25। आप लोग यहाँ से यहाँ तक के बीच की काउंट कर सकते हैं, टोटल कितनी आ जाएंगी? 100। कितनी आ जाएंगी? 100 नहीं, कितनी आ जाएगी? 25। कितनी आ जाएगी? 25। अगर हम आप लोगों से कहें 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, 1 से 200 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी है अपनी? 25। कितनी है? 25 प्लस यहाँ देखो, ऐसे कर लेते हैं, पहले 1 से 200, 1 से 200, तो 1 से 100 कितना है? ये देखो, यहाँ अच्छे से देखो, 100 से 200 के बीच, 1 से 100 हमने निकाल लिया है, 1 से 100 कितना है? 25। अब 100 से 200 कितना है? 21। यहाँ 21 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा अपना? ये 4 46। कितना आ जाएगा? 46। कितना आ जाएगा? 46। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अगर तुमसे पूछे कि 1 से 300 के बीच, 1 से 300 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 1 से 200 के बीच टोटल कितनी है? 46। 1 से 200 के बीच कितनी? 46। और अच्छे से देखो, 200 से 300 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। इनको हम ऐड कर देंगे, 16 के कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 6 12, 12 के 2 हासिल आ जाए 1, 5 1 6, 62। कितना आ जाएगा? 62। ठीक, आप लोग इसको पहले कॉपी कर लें, या फिर यहाँ आगे देखो, यहाँ देखो, एक और हम लिख देते हैं पहले, 1 से 1000, 1 से 1000 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, 1 से 1000 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं हम लिखते हैं, तो टोटल होती हैं 168। कितनी होती हैं? 168। ये आप लोग डायरेक्ट याद रखना। और यहाँ पे हम भी लिख सकते हैं थोड़ा और, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ लिखेंगे हम, सबसे छोटी, या फिर ऐसे लिख देते हैं, छोटी अभाज्य संख्या, और इस साइड लिख सकते हैं बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक, तो सबसे पहले 1 अंक वाली लिखेंगे हम, 1 अंक, जो 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यहाँ देखो कितना है? 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। और ये 2 जो है मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम है, मात्र एक ऐसी संख्या सम है, बाकी सब विषम संख्याएं हैं। 2 मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या।
अब यहाँ देखो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 2 है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 7 है। क्या कितनी है 7। ठीक, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। इसी प्रकार 2 अंक की लिखते हैं, इसी प्रकार 2 अंक की लिखते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ आप लोग देखो कितना है 11, कितना है 11 2 अंक की, और 2 अंक की सबसे बड़ी कितनी है यहाँ चेक कर सकते हो, कितनी है 97, कितनी है 97। ठीक, इसी प्रकार 3 अंक की अगर पूछे आपसे, कितना पूछे 3 अंक की, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो यहाँ देखो कितना है अपना 101, कितना है 101। ठीक, इसको याद कर सकते हैं 997, कितना आ जाएगा 997। ठीक, अगर 4 अंक की पूछे तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर हम। 4 अंक की, 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009, कितना आता है 1009। और यहाँ पे जो 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वहां लिखते हैं, यहाँ कितना हो गया 9973, 9973। ये आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ऐसा पेपर में आ जाता है। ठीक, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का कुछ एक नियम लिखते हैं, उसको पढ़ ले पहले। ठीक है, यहाँ देखो अभाज्य संख्याएं जो हैं, जितने भी हमने अभाज्य संख्या लिखी हैं 2 और 3 से बड़ी, 2 और 3 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्या है यहाँ पर हम नोट डाल के लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आप लोग नोट डाल से लिखते हैं 2 या 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को 6 के ±1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, परंतु सभी 6 के ±1 के रूप वाली संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, अभाज्य नहीं होती हैं। ठीक, इस नियम को हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। देखो हमने क्या बताया है, 2 या फिर 3 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम 6 के +1 या फिर 6 के -1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी संख्या है जो 6 के +1 के रूप में है, जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या हो, लेकिन अभाज्य संख्याओं को हम लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखो इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पर इसको एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। जैसे हमने बताया है कि 2 और 3 से बड़ी, जैसे 2 और 3 से बड़ी यहाँ पे 5 है, तो यहाँ देखो 5 को हम क्या लिख देंगे, ये जो अपना 5 है 5 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1, ठीक, -1, 6 गुणे 1 -1। यहाँ पे ये जो k है, k एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक, यहाँ अच्छे से देखो 6 का नाम 6 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, तो अपना हो गया। यहाँ देखो ये 6 है, ये अपना k हो गया, ये -1 हो गया, 6 के -1 के फॉर्म का। इसी प्रकार यहाँ पे अगर अपना आ जाए दूसरी संख्या, देखो 7 जैसे, ठीक, 7 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 6 × 1 + 1। ठीक, ये भी कितना हो गया 7। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो 13 है, नहीं जो 11 है, 11 को क्या लिख देंगे आप लोग 6 × 2, 6 × 2, और यहाँ पे हो जाएगा -1, 12 से 1 जाएगा तभी तो 11 बचेगा। जितनी भी संख्याएं हैं वो 6 के +1 या फिर -1 के फॉर्म की होती है। ठीक, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ दिया है, अगर कोई भी संख्या 6 के +1 या फिर 6 के -1 के फॉर्म की है, जरूरी नहीं है कि वो भाज्य संख्या, जरूरी नहीं कि वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम लिखते हैं 49, क्या लिखते हैं 49। तो यहाँ अच्छे से देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48 को +1। ठीक, ये भी तो 6 के +1 के फॉर्म पे हो गया, ये अपना 6 है, ये k की वैल्यू है +1। यहाँ देखो ये जो 49 है, 49 6 के +1 के फॉर्म की है, लेकिन ये जो 49 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये है भाज्य संख्या। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 49 नहीं आया है। ठीक, अभी जब हम आप लोगों को भाज्य संख्या बताएंगे तब इसको बताएंगे ये भाज्य संख्या है या फिर नहीं, ऐसे भी बता सकते हैं। अगर यहाँ देखो हमने बताया था अभाज्य संख्याओं में जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये 1 से विभाजित हो जाएगी,
ये 49 से विभाजित हो जाएगी और ये 7 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए इसके यहाँ देखो 3 गुणनखंड हो गए हैं। ठीक है, और भी आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 121 आ जाए, कितना आ जाए 121। 121 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो अच्छे से, ये अपना हो गया 6 × 20 और +1, ये भी तो हो गया 121। 121 जो है ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। जब हम भाज्य संख्या बताएंगे तो आप लोगों को हम बता देंगे। हमने यहाँ पे जो नियम दिखाया है वो यहाँ देखो आप लोगों को हमने समझा दिया है कि जितनी भी 2 और 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है उनको हम 6 के ±1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी संख्या 6 के +1 के फॉर्म की है तो हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि वो भाज्य है या फिर अभाज्य। ठीक, अभी ये और भी क्लियर हो जाएगा भाज्य और अभाज्य जब हम अभी आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को प्राइम टेस्ट कैसे हम बता सकते हैं कि कोई नंबर भाज्य है या फिर अभाज्य। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम देखते हैं भाज्य संख्याएं, उसके बाद हम अभाज्य संख्या को और डिटेल में पढ़ेंगे।